नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है पूर्वोत्तर लोग, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की बड़ी खबरों के बारे में जो इस पूरे सप्ताह में घटित हुई हैं। निर्वाचन आयोग की टीम राज्य में 2023 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए अगले साल 11 जनवरी से त्रिपुरा का 2 दिवसीय दौरा करेगी। एक अधिकारी ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग की टीम पूर्वोत्तर राज्य की अपनी यात्रा के दौरान राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी और 60 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेगी। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गीते किरण कुमार दिनकर राव ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और 2 निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल की अगुवाई वाली ईसी की पूरी टीम यहां पर 11 जनवरी को आने वाली है और ये अगले 2 दिन में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ईसी की टीम निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य सचिव के साथ बैठक करेगी तथा मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने के लिए संशोधन मतदान सूची एवं अन्य तैयारियों का जायजा भी लेगी। ईसीओ ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची अगले साल 5 जनवरी को जारी की जाएगी। उन्होंने ईसी की टीम पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजीपी की उपस्थिति में त्रिपुरा में सभी 8 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ सुरक्षा इंतजाम पर अगले साल बैठक करेगी। अधिकारी ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में चुनाव के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की कुल 100 कंपनियों की मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि केंद्रीय बलों की कई कंपनियां पहले ही यहां पर पहुंच चुकी हैं और जिले में उन्हें भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सीईओ ने कहा कि ईसी की टीम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेगी, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए उनके सुझाव भी मांगेगी। ईसी की टीम 13 जनवरी को मेघालय के शिलांग जाएगी और वहां पर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दावा किया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा और कांग्रेस की नज़दीकियां पसंद नहीं कर रहे हैं और उन्होंने दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों पार्टियों पर बढ़त हासिल करेगी। साहा का यह बयान माकपा और कांग्रेस सहित 6 विपक्षी दलों द्वारा एक संयुक्त बैठक में दिया गया था और जिसमें पूर्वोत्तर राज्य के शांति प्रिय लोगों से लोकतंत्र की बहाली, कानून के शासन पर फिर से स्थापना तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में आवाज उठाने को कहा गया था। चुनाव को देखते हुए इस समय त्रिपुरा में कई तरह के गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा प्लस आईपीएफटी गठबंधन ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 60 सदस्यीय सदन में 2/3 बहुमत हासिल कर राज्य में 25 साल के वामपंथ के शासन को समाप्त कर दिया था। साहा ने बुधवार को कहा कि ये एक अवसरवादी मेल है। पहले दोनों पार्टियां माकपा और कांग्रेस के बीच गुपचुप संबंध था और अब ये सबके सामने आ गया है। लोग इसे सकारात्मक रूप से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि माकपा और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल से कोई भी सबक नहीं लिया, जहां उन्होंने मिलकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था लेकिन कुछ भी खास नहीं कर पाए थे। वाम दलों माकपा और फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और रिवोल्यूशनरी सोशल पार्टी और माकपा तथा कांग्रेस के नेताओं ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। माकपा के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव जितेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि टिपरा मेधा के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर माणिक्य ने संयुक्त बयान में व्यक्त किया है कि विचार व्यापक रूप से समर्थन किया है लेकिन वह इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह राज्य के बाहर हैं। साहा ने कहा कि चुनाव में लोग अवसरवादी विचार को खारिज कर देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव अजय कुमार यहां बुधवार को पहुंचेंगे। उन्होंने दावा किया कि लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं और अब सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं।
इसके अलावा अगले साल की शुरुआत में त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 1 जनवरी से राज्य भर में रथ यात्रा का आयोजन करेगी। पार्टी के एक नेता ने सोमवार को ये भी जानकारी दी थी कि उन्होंने कहा था कि यात्रा की तैयारी के लिए सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। प्रदेश के 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव फरवरी में होना है। भाजपा के मीडिया प्रभारी सुनीत सरकार ने कहा कि एक यात्रा उत्तरी त्रिपुरा के जिले में जबकि दूसरी दक्षिण त्रिपुरा के जिले में निकाली जाएगी। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य चुनाव से पहले लोगों का आशीर्वाद लेना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने शुक्रवार को हरी झंडी दिखा दी है। इस मार्ग पर अन्य ट्रेनों के मुकाबले यात्रा का समय 3 घंटे कम हो जाएगा। अधिकारियों ने बुधवार को बताया था कि अब इस मार्ग पर औसतन 11 घंटे में केवल 564 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन जो 14 घंटे लेती थी अब वो केवल 11 घंटे ही लेगी। यह ट्रेन खास तौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने गंतव्य तक जाने के लिए सिलीगुड़ी में रात बिताना नहीं चाहते हैं। अब बात करते हैं असम की। असम के उत्तर मध्य भाग में दोपहर बाद कम से कम 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इस बार वहां पर कई तरह की आपदाएं आई हैं जिसमें से एक भूकंप है। एक अधिकारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई थी कि जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र ने कहा कि भूकंप दोपहर 12 बजे आया था, 27 मिनट पर आया था। यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर दरांग जिले में इसका केंद्र माना गया है। बुलेटिन में कहा गया कि भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में था। उदलगुड़ी, तमलपुर, कामरून और औसतन कई तरह के क्षेत्र ब्रह्मपुत्र तट के आसपास हैं। वहीं पर इस पूरे भूकंप को जो झटके हैं वो महसूस किए थे। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई थी और ये लोगों के लिए इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। किसी को कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है। इसके अलावा अब हमको बताते हैं कि असम के कई विभिन्न हिस्सों में भारी ओलावृष्टि भी हुई है जिसमें करीब 4500 घरों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार डिब्रूगढ़, चेराईदेव, शिवसागर और तिनका जिले में 132 गांवों में कुल 4483 घरों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया कि करीब 18,000 लोग ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं और उन्हें तिरपाल की आपूर्ति की गई है। डिब्रूगढ़ जिला प्रशासन एक अधिकारी ने बताया कि असम के ऊपरी इलाकों में सोमवार देर रात और मंगलवार तड़के ओलावृष्टि हुई थी। प्राधिकरण की रिपोर्ट में कहा गया कि 4481 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं जबकि 2 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ओलावृष्टि से खेतों में लगी फसलों पर भी भारी नुकसान हुआ है और कई स्कूलों को भी नुकसान हुआ है। सर्दियों के मौसम में राज्य के इस हिस्से में ओलावृष्टि एक दुर्लभ घटना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नुकसान का विस्तृत आकलन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रभावित सभी लोगों को सरकार हर संभव मदद दे रही है। अब बात करते हैं कि असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। निर्वाचन आयोग ईसी ने कहा कि उसने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन शुरू कर दिया है और सीटों में समायोजन के लिए 2001 जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया है। आयोग ने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर 1 जनवरी 2023 से प्रभावी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयोग ने बताया कि परिसीमन अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत असम में निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम परिसीमन 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 1976 के तत्कालीन परिसीमन आयोग द्वारा प्रभावित किया गया था।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के अनुसार असम की विधानसभा और संसदीय सीटों में पुनर्निर्धारण का एक कदम केंद्रीय कानून मंत्रालय एक अनुरोध के बाद शुरू किया गया था। परिसीमन एक विधायी निकाय वाले देश या राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमाओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे व अरुण गोयल के नेतृत्व वाले आयोग ने असम के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया था कि वह 1 जनवरी 2023 से राज्य में परिसीमन की कवायद पूरी होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष ने वासनिक की नियुक्ति की। इसके साथ ही मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए सांसद बेनी बेहनन और पूर्व सांसद जेडी सिलम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए सांसद फ्रांसिस्को सारदिन्हा और सांसद के जय कुमार के पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह लवली और सांसद अब्दुल खलीक को पर्यवेक्षक बनाया गया है। पूर्वोत्तर के इन तीनों प्रदेशों में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब बात करते हैं मणिपुर की। केंद्र सरकार ने मणिपुर के एक विद्रोही समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हिंसा छोड़कर शांति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमत हुआ है। त्रिपक्षीय समझौते पर केंद्र और मणिपुर सरकार और राज्य में सक्रिय विद्रोही समूह जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट यानी कि JZUF द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्र गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को साकार करते हुए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 1 दशक से अधिक समय से सक्रिय JZUF के साथ नई दिल्ली में समझौता किया। बयान के मुताबिक सशस्त्र समूह के प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने और देश के कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते में सशक्त कैडरों ने पुनर्वास का प्रावधान है। बुनियादी नियमों के क्रियान्वयन को देखरेख के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह का गठन किया जाएगा। यह समझौता मणिपुर में शांति प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा। इस समझौते पर केंद्र गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और JZUF के प्रतिनिधियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि मणिपुर से ये जो बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से ये विद्रोही संगठन था, अब यह शांति की दिशा में चलने वाला है। अब हम आपको बताते हैं सिक्किम के बारे में। उत्तरी सिक्किम के जेमा में शुक्रवार यानी कि पिछले हफ्ते सेना का एक ट्रक तीव्र गति पर मुड़ने पर खाई में जाकर गिर गया और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 3 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी यानी कि JCO समेत 16 सैन्य कर्मियों की मौत भी हो गई थी, यानी कि वह ड्यूटी पर शहीद हो गए थे। सेना ने ये जानकारी दी थी। सेना के अनुसार जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार 4 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। इसमें एक बयान में कहा गया कि उत्तर सिक्किम में जेमा में 23 दिसंबर को सेना का एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर भारतीय सेना के 16 बहादुर कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों की मौत पर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय ने मोदी का एक हवाला देते हुए ट्वीट भी किया था।
सिक्किम में सड़क दुर्घटना में मारे गए बहादुर सैन्य कर्मियों की मौत से दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि सैनिकों की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए अत्यंत कृतज्ञ है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना और प्रार्थना करता हूं। सेना के एक ट्वीट में कहा गया कि थल सेना जनरल मनोज पांडे और बल के सभी रैंक के अधिकारियों ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिवारों को प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। इसने कहा कि जनरल मनोज पांडे और भारतीय सेना के सभी रैंक के अधिकारी सिक्किम में एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बहादुरों के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदन व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो ये कुछ ब्रेकिंग्स थी और चुनावी खबरें थी जो इस साल पूर्वोत्तर में बनी रही। आपको बता दें कि जिस तरह से मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं, उसे देखते हुए बहुत ज़्यादा इस समय चुनावी सरगर्मी दिखाई पड़ रही है और चुनावी रूप से वहाँ पर सारी खबरें आ रही है। नए नए गठबंधन बन रहे हैं। अपने अपने राज्य में हर पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है, इसलिए ये नए प्रयत्न कर रही है। देखना होगा कि अब किस तरह से आगे की रणनीतियाँ तय की जाती हैं और देखना होगा कि कौन इन राज्यों में चुनाव जीतता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।